तो आइए बच्चों, हम अपने चैप्टर के दूसरे पार्ट में आ गए हैं। मैंने बोला था कि इसमें हम 3 पार्ट करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि जनसंघर्ष और जो सत्ता में जो प्रतिस्पर्धा होती है सत्ता के लिए, उसको हमने जाना, उसके अर्थ को जाना। उसके अलावा हम लोगों ने जो छात्र आंदोलन हुआ था बिहार में उसको जाना। तो हम लोगों ने कुल मिला जुला के इस चीज़ को समझ लिया है। अब जो दूसरा जो हम लोगों का पार्ट है वो उसका हम लोगों ने शुरुआत कर लिया था कि जनसंघर्ष कैसे होता है। और जनसंघर्ष में पहला आंदोलन हम लोगों ने संघर्ष में सबसे बड़ा आंदोलन जो था भारत में बिहार का जो छात्र आंदोलन था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, उसको हम लोगों ने देखा था। अब आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ आंदोलन और भी अच्छे आंदोलन जो कि क्योंकि जनसंघर्ष किसी भी मुद्दे को लेकर हो सकता है, तो अलग अलग विभिन्न मुद्दे पर जो संघर्ष हुए हैं, जनसंघर्ष हुए हैं भारत में, उसको देख लेते हैं। तो पहला जो हम लोग का इसमें पढ़ना है वो है चिपको आंदोलन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दलित पैंथर्स, ठीक है। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा ताड़ी विरोधी आंदोलन, उसके बाद कोपटा अधिनियम, उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसके बाद सूचना का अधिकार आंदोलन। उसके अलावा हम लोग कुछ विश्व स्तर पे भी कुछ चीज़ें देखेंगे। उतना डिस्क्राइब करके नहीं दिया आप लोग किताब में, और उतना पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे लगता है। इतने सारे आंदोलन पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जनसंघर्ष जो होता है, जनसंघर्ष की भूमिका जो होती है लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बढ़ चढ़ के होती है। और उससे सत्ता पर क्या असर पड़ता है और उससे क्या परिवर्तन आ सकता है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ताकि आगे अगर आप लोगों को भी ज़रूरत पड़े अगर कभी संघर्ष करने का, तो आप लोग भी हिम्मत इसके लिए जुटा पाए अगर आपको कोई अधिकार नहीं मिलता है तो आइए बात करते हैं पहले आंदोलन की, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में आप लोगों ने शायद सुना भी होगा बचपन से। तो चिपको आंदोलन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ तो चिपको आंदोलन जो है मुख्यतः वो पेड़ों की कटाई को लेकर था। ये हम लोग को मालूम है, जिसमें लोग क्या करते थे, औरतें खासकर महिलाएं जो थी वो ज़्यादा सक्रिय थी इसमें, और पेड़ों को क्या करती थी, अपने गोद से लपेट लेती थी, अपने शरीर से लपेट लेती थी ताकि उसको कोई काट ना सके। तो ये एक तरह से पर्यावरण बचाने के लिए था, जंगल बचाने के लिए था। और ये हुआ था कहाँ पे, उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में शुरू हुआ था एक छोटे से गांव से। और वहाँ पे कौन सा पेड़ था, अंगू पेड़ मैंने लिख दिया है इसीलिए कि आप लोगों को दिखे, और ये सब जो चीज़ें हैं याद रखनी ज़रूरी है कि अंगू पेड़ था जिसको कि सरकार ने प्राइवेट हाथों में दे दिया था, उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया था कि आप लोग क्या कर सकते हैं, इस पेड़ को काट सकते हैं और अपने लिए यूज कर सकते हैं, अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ का विरोध करने के लिए उत्तराखंड में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एक छोटे से गांव से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे ये आंदोलन क्या होता है, अपना जो ये वन को कटने से बचाने के लिए शुरू हुआ था, ये धीरे धीरे चला जाता है कहाँ पे, मतलब महिलाओं के द्वारा ये शराब विरोधी आंदोलन भी हो जाता है। शराबबंदी के भी खिलाफ महिलाएं उठ पड़ती हैं और बहुत सारे गांव इसमें मिल पड़ते हैं। करीब पूरा उत्तराखंड, पूरा उधर हिमाचल का जितना भी क्षेत्र है वो इसमें शामिल हो जाता है। तो इस तरह से ये चिपको आंदोलन जो है, इसका परिणाम क्या होता है। अब आंदोलन होता है तो इसका परिणाम भी होगा, परिणाम हमसे सकारात्मक ही होता है, अच्छा ही होता है जब भी आंदोलन या संघर्ष होगा, जनसंघर्ष होगा। तो चिपको आंदोलन का जो परिणाम होता है ये होता है कि ये 15 सालों तक उसको स्थगित कर दिया जाता है। वन कटाई जो है, अंगू पेड़ जो होता है, इसकी कटाई को 15 सालों तक टाल दिया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी जीत होती है। उसके अलावा अब दूसरा जो हम लोग का आंदोलन है दलित पैंथर्स करके है। तो दलित पैंथर्स जो है ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, कहाँ से, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। और सबसे पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। दलित से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या जानते हैं कि जब हम लोग का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ और स्वतंत्रता हम लोग को मिल गई 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद भी जो है दलितों पे पहले से ही अत्याचार होता था, ऋग्वैदिक काल से ही, और बहुत ज़्यादा मतलब कि उन लोगों पर अत्याचार होता था उनके पूर्वजों पर। तो इस चीज़ के लिए बहुत सारे कानून भी आए। अनुच्छेद 17 आप देखेंगे तो अस्पृश्यता का अंत है, फिर से और भी बहुत सारे कानून हैं, अधिनियम बने हुए हैं दलितों को बचाने के लिए, दलितों को मतलब कि पीड़ित होने से बचाने के लिए। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में क्या हुआ कि महाराष्ट्र में अभी भी दलितों को सताया जा रहा था, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उनकी महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ को ये करने के लिए, टैकल करने के लिए 1972 में महाराष्ट्र में एक मतलब कि दलितों का ही, युवाओं का एक संगठन स्टार्ट हुआ जिसे हम लोग दलित पैंथर्स के नाम से जानते हैं। पैंथर्स मतलब क्या होता है, पैंथर मतलब होता है चीता, तो दलित चीता, ठीक, मतलब इसको अगर हिंदी में डिफाइन करें तो दलित पैंथर्स करके इन लोगों का समूह एक तैयार होता है। और ये समूह जो भी जितने भी जहाँ भी दलितों के खिलाफ अत्याचार होता है, चाहे दलित महिलाओं के खिलाफ, चाहे दलितों के खिलाफ जो भी अत्याचार होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है
और उसी का परिणाम होता है कि 1989 में एक कठोर कानून बन के आता है SC/ST एक्ट के मतलब कि इसमें संदर्भ में, और मतलब कि SCs को मतलब कि दलितों को इससे संरक्षण मिलता है 1989 के कठोर कानून से। ठीक है, उसके अलावा तीसरा जो हम लोग बहुत पसीना, बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा मैं पोंछ लो इसको, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब तीसरा जो है भारतीय किसान यूनियन। ठीक है, भारतीय किसान यूनियन क्या है, नाम से ही जान गए होंगे आप लोग कि किसानों के किसानों के हित की बात करें, किसान यूनियन है। ठीक है, तो किसान के हित की बात करेगा तो किसानों के लिए ये यूनियन बना था, और ये बनाया था इन्होंने महेंद्र सिंह ने स्टार्ट किया था। और ये क्यों आया था, इसके पीछे का कारण क्या था, इसके पीछे संगठन बनाने का कारण, यूनियन बनाने का कारण था कि 1990s में हम लोग पता है, 1990s में आप लोग नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि 1990s में हम लोग वैश्वीकरण के दौर में पहुंच गए थे। ठीक है, उदारीकरण के दौर में पहुंच गए थे, मतलब कि सारा जो हम लोग का मार्केट था वो पूरे विश्व के लिए खुल गया था। ठीक है, तब इससे क्या होगा, मार्केट विश्व के लिए खुल जाने से क्या होगा कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बाहर के भी आराम से मतलब कि इंडिया में आ सकते थे, और इंडिया के बाहर में मतलब भारत के बाहर भी हम लोग अपने सामान बेच सकते थे। लेकिन इससे क्या हुआ कि हम लोग के जो सामान का मतलब मूल्य था, चाहे कुछ भी वो था, वो उसका दाम कम हो गया। ठीक है, तो यही मांग थी इन लोगों की किसान यूनियन बना के कि जो भी हमारा जो कृषि वो है, कृषि जो पदार्थ हैं कृषि से संबंधित, इन सबको किससे अलग रखा जाए। WTO जो होता है, विश्व व्यापार संगठन है हमारा, विश्व का जो व्यापार मेंटेन करता है, रख रखाव देखता है, मतलब कि व्यापार कैसे हो रहा है, व्यापार में कोई अगर मतलब कि वाद विवाद या मतलब कि कोई भी अगर कठिनाई आती है तो उस चीज़ को देखता है विश्व व्यापार संगठन, तो उसको नहीं दिया जाए, उसको मतलब कि उसको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाए। हमारे कृषि से संबंधित जो पदार्थ हैं उसमें WTO से अलग रखा जाए। तो इस चीज़ के लिए संघर्ष था भारतीय किसान यूनियन का, और इस समिति के अध्यक्ष थे वीर सिंह। इसके एक समिति थी, इसके अध्यक्ष थे वीर सिंह। ठीक है, इन्होंने बोला था कि अगर आप WTO से बाहर नहीं रखेंगे भारतीय किसानों के मतलब कि भारतीय कृषि क्षेत्र को, तो फिर आपको बहुत गंदा परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं किसान के खिलाफ भी अगर जब भी ज्यादती हुई तो उसके लिए भारतीय किसान यूनियन बना उस समय 1990 में। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं दूसरा जो आंदोलन है, अगला आंदोलन ताड़ी विरोधी आंदोलन। अब ताड़ी से आप लोग भी परिचित होंगे, गांव से जो लोग बिलोंग करते हैं ताड़ी जानते हैं। ठीक है, ताड़ी का वृक्ष होता है, तो ये ताड़ी जो होता है उधर साउथ में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब दक्षिण में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, दक्षिण में बहुत ज़्यादा होता है, तो वहीं का आंदोलन है। एक आंध्र प्रदेश का आंदोलन है। आंध्र प्रदेश अभी आप लोग चर्चा में देखते होंगे, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, तो आंध्र प्रदेश का ये आंदोलन है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि 1990 में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में एक गांव है, नेल्लौर जिला है, उसका गांव है दुबरगंटा गांव में साक्षरता का कार्यक्रम चल रहा था। ठीक है, साक्षरता कार्यक्रम महिलाओं के लिए साक्षरता चल रही थी, साक्षरता का कार्यक्रम चल रहा था। उसमें इन लोगों को बताया गया था, ठीक है, उसमें इन लोगों को बताया गया था कि मतलब कि आप अगर मतलब संघर्ष करना है तो कैसे मतलब आंदोलन करना है। तो यहीं से ये लोग साक्षरता कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों ने आवाज़ उठाई, इसके खिलाफ, ताड़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई कि शराबबंदी की मतलब ताड़ी को बंद कीजिए, ठीक है, इलीगल ठहराइए। और इसका बहुत ही बड़ा परिणाम देखने को मिलता है ताड़ी विरोधी आंदोलन का। इसमें एक छोटे से गांव से स्टार्ट हुआ था, दुबरगंटा गांव से, और ये करीब जाके बाद में 5000 गांव जो है इसमें सम्मिलित हो गए थे। ठीक है, 5000 गांव सम्मिलित होने के बाद ये बहुत ही बड़ा आंदोलन हो गया था। ठीक है, तो इस तरह देखते हैं हम लोग कि ताड़ी के साथ साथ शराबबंदी के भी इसमें मामले उठने लगे। इसका ही परिणाम है हमारा 1990s में ये भी हुआ है। तो उसी का परिणाम आप देखते हैं 1992 में जो मैंने बताया है, 73वां 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज अधिनियम में और नगरपालिका अधिनियम में जो महिलाओं के लिए आरक्षण आ जाता है, महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती है सीटें, इसी का परिणाम है, इस आंदोलन का ही परिणाम है। इसके अलावा हम लोग अगला जो ये आता है आंदोलन टाइप से, वो आता है कोपटा अधिनियम, बहुत ही बड़ा है। कोपटा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003। ठीक है, सिगरेट्स एंड मतलब कि जो एक्स्ट्रा जो टोबैको ये होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो एक्ट है। ठीक है, तो
मतलब कि इससे नाम से ही पता है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू जो भी उत्पाद हैं उसके खिलाफ ये अधिनियम आया था, ठीक है, कि उस पर बैन किया जाए। मतलब जैसे कि आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कहीं भी आप इसके लिए अगर मतलब आप जैसे कि आप चाय पी रहे हो कहीं पे सार्वजनिक स्थान पे, या मतलब हॉस्पिटल में हो, चाहे मतलब मंदिर में, चाहे मतलब कहीं भी, ठीक है, सार्वजनिक स्थान जहाँ पे लोग बैठ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, अगर वहाँ पे कोई सिगरेट पी रहा है तो वहाँ पे आप उसको मना कर सकते हैं, और इस एक्ट के तहत आप उस पर केस भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा वो बदतमीजी करता है तो। लड़कियों के लिए ज़्यादा खासकर, क्योंकि ज़्यादा मजनू टाइप के लोग इस चीज़ के इस हरकत करते हैं कि आपके मुंह पे सिगरेट फेंकेंगे, चाहे कुछ भी। अगर ऐसा लगता है, चाहे लड़के भी, अगर मतलब आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो इस कोप्टा जो अधिनियम है 2003 आया हुआ है, इसीलिए आया हुआ है कि जो सिगरेट या अन्य तंबाकू लोग खाते हैं, अगर उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये एक अपराध है ये करना। अगर सार्वजनिक स्थान पर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप इसके खिलाफ जा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ जो हैं आपका ये कोप्टा अधिनियम आया उसके बाद जो कुछ आपकी किताब में आंकड़े दिए हुए हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आप लोग 10th में हैं, आगे जाके आप लोग भी कॉलेज में जाएंगे, हो सकता है कि भगवान न करे लेकिन आदत हो सकती है कि आप लोगों को भी सिगरेट वगैरह की लग जाए। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत ही गंदी चीज़ है, और इस विश्व कैंसर से होने वाली मौतों के बारे में आपकी किताब में लिखा हुआ है। इसको मैं याद तो नहीं कर सकता, इतने आंकड़े हैं, लेकिन मैं बताना ज़रूर चाहूँगा एक बार कि यदि तंबाकू खपत पर रोक नहीं लगाई गई, अगर तंबाकू आप खाते हैं चाहे सिगरेट पीते हैं, तो इसका क्या होगा कि वर्ष 2030 तक तंबाकू से 1,70,00,000 लोग प्रति वर्ष मौत के घाट उतरेंगे, मतलब मौत उनको मिलेगी सिर्फ तंबाकू से। समझ लीजिएगा 1,70,00,000 लोग 2030 तक। इनमें 70% मृत्यु विकासशील देशों में होगी, ठीक है। इसकी तुलना में टीबी से मात्र 20 लाख लोग प्रति वर्ष मरेंगे, ठीक है। मतलब टीबी से, जो टीबी बहुत खतरनाक बीमारी है, उससे लोग 20 लाख लोग मरेंगे, लेकिन इससे कितने लोग मरेंगे? 1,70,00,000 प्रति वर्ष। भारत में वर्ष 2030 तक यह महामारी का रूप ले लेगा। अब समझ लीजिए महामारी, अभी हम लोग गुजर रहे हैं महामारी के दौर से, ठीक है, ये अपना क्या बोलते हैं, कोरोना से, कोविड-19 से। तो इसका समझ लीजिए कि इसका जो प्रभाव है ये अलग ही होगा। जब आप टोबैको, ये कोई भी अगर खाता हो आपके यहाँ भी, चाहे मतलब कि टोबैको, तिरंगा और बाहुबली और पता नहीं क्या क्या मिलता है, तो इन सब चीज़ों को आप मना कीजिए। सिगरेट पीने से मना कीजिए लोगों को, स्वास्थ्य के लिए ये सब सही नहीं है। सेव खाइए, उसके जगह पे जूस पीजिए, सही अच्छी बात है। तो आइए बात कर लेते हैं, कोप्टा अधिनियम हम लोग बात कर लिए, समझ लिए। अब बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, नर्मदा नदी है। अब एक बच्चों, मैं मैप जब पढ़ाऊँगा तो अच्छे से पढ़ाऊँगा, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ थोड़ा सा नर्मदा नदी के बारे में, कि जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश में निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, अमरकंटक गुफाएं, अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, वहीं से निकलती है ये नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ही ऐसी नदी है जो कि पूर्व की ओर, मतलब कि पश्चिम की ओर ये होती हैं, मतलब कि बहती हैं। सभी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, और ये गिरती हैं कहाँ? अरब सागर में, ठीक है। जब आप भारत का मैप देखेंगे, अगर आप ये पढ़ रहे होंगे जब, तो नर्मदा नदी को एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। भारत के मतलब मोबाइल पे सर्च कीजिएगा उसको और मैप देखिएगा, चाहे आप खरीद के ला सकते हैं, मोबाइल नहीं भी देखिएगा चलेगा, खरीद के ला के मैप एक बार चिपकाइएगा और देखिएगा नर्मदा नदी कहाँ है और कहाँ जा रही है। अरब सागर की इधर है, बंगाल की खाड़ी की इधर है। तो यही है, ये पढ़ने का तरीका अच्छा होता है कि नर्मदा नदी आप जान गए कि अगर कि मध्य प्रदेश में निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों के बीच से, और उसके बाद होती हुई मतलब महाराष्ट्र गुजरात होती है, मतलब कि सागर में खंबात की खाड़ी है, वहाँ पे जाकर गिरती है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ नर्मदा नदी का। और उसे क्या कहते हैं? उत्तर और दक्षिण का जो है सीमा कहते हैं। उत्तर में कौन कौन से हमारे राज्य आ जाते हैं? जैसे कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, ठीक है, ये सब जो जितने भी है, उत्तर प्रदेश, सारा कुछ क्या आ जाता है? उत्तर में आ जाता है। और दक्षिण में कौन कौन सा आ जाता है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, और आंध्र प्रदेश, ये सब सारी जो ये हैं राज्य हैं, ये सब दक्षिण में आते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो सीमा बनाती है वो नर्मदा नदी ही बनाती है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन नर्मदा नदी के बारे में, ठीक है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन था 1980 से 90 के बीच में। ऐसा हुआ कि सरकार द्वारा एक योजना एक योजना लाई गई सरकार द्वारा कि क्या किया जाए कि जो नदियां हैं, जो नदी है उस पर बहुत सारे बांध, डैम्स
ठीक है, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं डैम्स। और बहुत सारी परियोजनाएँ लाई गई, मतलब नर्मदा नदी पर नहर बनाने के लिए, उस पर वो करने के लिए। तो इसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई इसलिए क्योंकि जब बांध बन जाता है तो बांध बनने भर नहीं होता है, जब उसमें ज़्यादा पानी हो जाएगा, जब बांध के पानी छोड़ा जाएगा तो हो सकता है आसपास के जो गांव हैं वो डूब जाएं, वो दहना स्टार्ट हो जाए, जो बाढ़ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी जो बिहार में आती है, कोसी को क्या कहा जाता है, यहाँ का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से जो नेपाल से जब नदी चलती है और उस पर भी बहुत सारे डैम बने हुए हैं, बहुत सारे बांध बने हुए हैं, जब वहाँ का बांध का पानी छोड़ा जाता है तो सारा बांध का पानी कहाँ आ जाता है, हमारे बिहार में। और जितना भी अपना उधर का प्रदेश है ऊपर का, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली, सीतामढ़ी और चंपारण वगैरह, जितना भी नेपाल से सटे हुए हैं, मतलब करीब हैं, उनमें सारा, दरभंगा में सारा बाढ़ आ जाता है। आप लोग अगर होंगे वहाँ से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो ये दिक्कत है बांध के साथ। तो इसी चीज़ के खिलाफ विद्रोह हो रहा था कि नर्मदा नदी पर आप बनाएंगे बांध तो अगर जो आसपास के जो गांव हैं, चाहे घर हैं, चाहे शहर हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, वो सारे डूब जाएंगे। तो इसके खिलाफ 80-90 में क्या हुआ कि आंदोलन आया। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब कि आंदोलन में जब ये चीज़ें आई तो अब सरकारी योजना तो नहीं बदल सकती थी, लेकिन लोगों ने कहा कि अगर आप नहीं योजना बदलना चाहते तो आप एक काम कीजिए, पुनर्वास कर दीजिए। मतलब कि जो लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, गांव जो बसे हुए हैं, उनको एक अलग ज़मीन दीजिए, अलग जगह पे, उससे दूर ज़मीन दीजिए, वहीं उतना ही ज़मीन दीजिए, वैसे ही ज़मीन दीजिए। ठीक है, तो ये पुनर्वास का बात चल रहा था। उसके अलावा बहुत सारी बातें चलने लगी, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, लास्ट में परिणाम बहुत अच्छा हुआ। मैंने बोला कि आंदोलन का परिणाम हमेशा सही होता है, हमेशा अच्छा होता है। तो 2003 में क्या हुआ, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति आती है। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति आकर और ये मतलब कि अब जब भी मतलब कि जहाँ भी डैम बनता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, वहाँ के लोगों को पुनर्स्थापित कर दिया जाता है कहीं दूसरी जगह पे। ठीक है, पुनर्वासित कर दिया जाता है। तो अब आते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, हमने पढ़ लिया। उसके बाद लास्ट जो है हम लोग का आपकी किताब में दिया हुआ है वो सूचना का अधिकार आंदोलन है। ये जनसंघर्ष का जो है ये अंतिम मतलब कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, वैसे तो बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, अभी भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन सूचना का अधिकार आंदोलन, सूचना का अधिकार आंदोलन बहुत ही फेमस आंदोलन है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी क्रांति थी। सूचना का अधिकार क्या होता है कि जैसे कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में, अगर सरकारी तंत्र के बारे में या मतलब कि किसी अगर चीज़ों के बारे में संदेह है, जैसे कि आपका जो है आप ही से संबंधित, जैसे कि आपका रिजल्ट आया, ठीक है, आपका रिजल्ट सही नहीं लगा आपको, ठीक है, आपका रिजल्ट सही नहीं लगा, आपको लगा कि नहीं यहाँ पे मुझे 60 मिला है, यहाँ पे मुझे 90 मिलना चाहिए, 30 नंबर ज़्यादा मिलना चाहिए था, या आपको जानना है किसी चीज़ के रिकॉर्ड के बारे में, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक मतलब कि एक एफिडेविट करवाना पड़ता है कोर्ट में जाके, और वहाँ से आप भेज सकते हैं कहाँ पे, RTI भेज सकते हैं, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार है आपको कि आपको वो चीज़ आप मांगिए सरकार से, और वो सरकार वो संस्था आपको मुहैया कराएगी। ठीक है, कि आपका ये रिकॉर्ड है। तो ये सूचना का अधिकार आंदोलन 1990 में राजस्थान में एक भीम तहसील है, भीम तहसील एक छोटा सा तहसील है, एक छोटा सा गांव है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। वहाँ के लोगों ने सबसे पहले मतलब अपने वेतननामा और अपने खर्च को लेके उस चीज़ को वो किया था, ठीक है, मतलब मांगा था सरकार से, उस संस्था से। तो सूचना का अधिकार वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके उसके बाद 2002 में भी एक एक्ट आता है, उसको नहीं अपनाया जाता है। फिर 2004 में जाके एक एक्ट आता है जो कि 2005 में जाके राष्ट्रपति का उस पर मुहर लगता है, और 2005 में हमारा RTI एक्ट मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार, ठीक है, हमें प्राप्त होता है। आज आप सूचना का अधिकार से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मांगी जाती हैं और सारा कुछ मुहैया कराया जाता है। तो बहुत अच्छा है ये, मतलब कि एक तरह से पारदर्शिता जो होती है, ट्रांसपेरेंसी सरकार को लेके, ये भी RTI के तहत बहुत अच्छा लाभ है। तो RTI आंदोलन भी बहुत एक मायने रखता है भारत में। उसके अलावा हमने बात की, बोला था हमने, इसके अलावा विश्व के स्तर पर भी बहुत सारे आंदोलन चले हैं, आप लोगों को पता है। अब आसपास देखिएगा तो भारत के आसपास जो नेपाल देश है, वहाँ पर हमेशा आंदोलन चलता रहता है, जनसंघर्ष होता रहता है, मतलब इसको लेके, लोकतंत्र को लेके, संविधान को लेके, बहुत सारे संविधान चेंज हुए वहाँ पे। आज भी वैसे ही है, आज भी वहाँ के जो प्रधानमंत्री हमारे ओली साहब हैं, ठीक है, ओली नाम है उनका, तो वो उनका अभी भी तराई रीजन से, तराई क्षेत्र है वहाँ पे, वहाँ से संघर्ष चलता ही रहता है। भारत में भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई संघर्ष चलता ही रहता है। जैसे कि शुरू में पंजाब और हरियाणा अलग हुआ अपने भाषा के क्षेत्र को वो लेके, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हुआ भाषा और अपनी संस्कृति को लेके। तो ऐसे जन संघर्ष चलते ही रहते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद विश्व स्तर पर आप देखेंगे श्रीलंका में चलता रहता है हमेशा लोकतंत्र के लिए संघर्ष। फिर बांग्लादेश में
में आप देखोगे तो वैसे ही मतलब संघर्ष अभी तो नहीं है, लेकिन फिर भी संघर्ष चलता ही रहता है। उसके बाद बोलीविया का सबसे बड़ा संघर्ष मुझे अच्छा लगता है कि वो जल संघर्ष था। अब जल संघर्ष क्यों होता है? अब देखिए किसी भी चीज़ को संघर्ष, किसी भी चीज़ को लेकर संघर्ष हो सकता है कि कोई भी कमी हो, कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी जनता को मतलब जिससे जनता जो प्रभावित होती हो, ठीक है। तो बोलीविया का जल संघर्ष क्या है? जल संघर्ष मतलब कि पानी इतना महंगा हो गया था वहाँ पे कि 1,000 रुपये का खर्च आ रहा था पूरे महीने में, मतलब कि बोलीविया के मतलब बोलीविया में, ठीक है। उसको प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कर दिया गया था, तो ठीक है। तो जल संघर्ष वहाँ पे चला और वहाँ पे बहुत सारी मतलब फिर सरकार ने उस नीति में बदलाव किया और वहाँ का संघर्ष सफल रहा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा दोस्तों कि जो प्रतिस्पर्धा हम लोगों ने शुरू में ही देख लिया था, ये जन संघर्ष जितने भी थे इसको मैंने अच्छे से, मुझे लगता है बहुत अच्छे से बताया है। अब इस चीज़ को आप समझें, अच्छे से समझ गए तो अब इस चीज़ को बिल्कुल पढ़ें, आराम से अच्छे से याद करें इसके पॉइंट्स को, ठीक है। अब तीसरा जो हम लोग का पार्ट होगा वो होगा पूरा और पूरा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल पे, कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दल में क्या क्या होना चाहिए, राजनीतिक दल आज क्यों, कौन से दल क्यों पिछड़ा हुआ है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, या क्या क्या इफेक्ट पड़ता है राजनीतिक दल होने के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट में, राजनीतिक दल में, ठीक है।